नमस्कार सभी साथियों को। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज देखने वाले हैं आज की वीडियो में करंट अफेयर 13 अप्रैल का। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, सही नहीं लगा, क्या सही चीज़ सही नहीं लगी, क्या चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है? आपका फीडबैक हमें मोटिवेट करेगा और अच्छे वीडियो बनाने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि निज़ार अहमदी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? निज़ार अहमदी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ईरान का, इराक का, सीरिया या जॉर्डन? तो कौन से देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा इराक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका इराक। निज़ार अहमदी को निज़ार अहमदी को इराक का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इसको निज़ार अहमदी को किया गया है। किसको किया गया है? निज़ार अहमदी को अप्रैल 2026 में अप्रैल 2026 में इराकी संसद द्वारा उन्हें देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, ये कहते एक कुर्द नेता थे। ठीक है, एक कुर्द नेता थे, कुर्द। और ये पूर्व में पर्यावरण मंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल या 15 अप्रैल? सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा? सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा आपका 13 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सियाचिन दिवस? कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। तो सियाचिन जो सियाचिन डे है 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भारतीय सेना के जो ऐतिहासिक अभियान था ना, उसको याद करने के लिए मनाया जाता है जिसमें सियाचिन ग्लेशियर पर भारत ने नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, उस अभियान का क्या नाम था? अभियान अभियान का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। क्या नाम था? ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत था जिसमें सियाचिन ग्लेशियर पर रणनीतिक नियंत्रण स्थापित किया गया था। भारत ने विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर अपनी स्थिति मजबूत की थी। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वो सबसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ये कहना कि सियाचिन ग्लेशियर जो है ये अत्यंत ठंडा और दुर्गम क्षेत्र है। ये अत्यंत ठंडा है, साथ के साथ ही ये दुर्गम क्षेत्र भी है। दुर्गम क्षेत्र यहाँ पे जाना इतना आसान नहीं है, जिस पर भारत ने रणनीतिक दृष्टि से कंट्रोल स्थापित किया था।
ये है कहाँ पे? सियाचिन जो क्षेत्र भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। भारत और पाकिस्तान सीमा पर, भारत और पाकिस्तान सीमा पर, ठीक है। भारतीय सेना यहाँ पे अत्यंत कठिन परिस्थितियों में तैनात रहती है। ये जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत, तो भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही दुर्गम जगह थी जहाँ पर इस पर कंट्रोल स्थापित करना बहुत ही काफी टफ काम था, जिसमें भारतीय सेना ने इसको अंजाम दिया था सफलतापूर्वक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नवा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भारत, श्रीलंका, मॉरिशस या मालदीव? कहाँ पर आयोजित हुआ नवा हिंद महासागर सम्मेलन? तो इसका सही आंसर होगा मॉरिशस। सही आंसर क्या होगा इसका? मॉरिशस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका मॉरिशस। तो नाइन्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन जो है मॉरिशस में किया गया था। यह सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग, सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जाता है। किसके लिए आयोजित किया जाता है? हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग, सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का इसका उद्देश्य है। व्यापार, आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, आपदा प्रबंधन पर सहयोग और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे, इस उद्देश्य से ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अगर हम बात करें हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर, हिंद महासागर ये तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर किस किस को जोड़ता है? ये एशिया को जोड़ता है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को, इनको जोड़ता है। मॉरिशस है, जो मॉरिशस क्या है ना कि द्वीपीय देश है। मॉरिशस एक छोटा द्वीपीय देश है। मॉरिशस की राजधानी अगर देखें तो पोर्ट लुइस है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो नवा हिंद महासागर सम्मेलन तक कहाँ पर आयोजित हुआ? मॉरिशस में। इसकी राजधानी, इसकी राजधानी देखें तो पोर्ट लुइस है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रग्बी प्रीमियम लीग का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया या आयोजित होगा? दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित होगा? मुंबई, पुणे, हैदराबाद या बेंगलुरु? किस शहर में आयोजित होगा रग्बी प्रीमियम लीग का दूसरा संस्करण? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हैदराबाद। तो रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? हैदराबाद में आयोजित होगा। तो ये लीग जो है भारत में रग्बी खेल को बढ़ावा देने और इसके प्रोफेशनल स्तर पर इसको लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, भारत में रग्बी के खेल को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय खेलों की भागीदारी में स्तर को बढ़ाना, युवा खिलाड़ियों को प्रोफेशनल मंच देना और खेल उद्योग को विकसित करना एक उद्देश्य है रग्बी प्रीमियर लीग का। तो रग्बी को अगर देखा जाए तो रग्बी क्या है? एक ओलंपिक खेल है। रग्बी जो है एक ओलंपिक खेल है। ठीक है, ओलंपिक खेल है रग्बी।
और भारत में आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में आयोजन इसका होता है रग्बी इंडिया के द्वारा। रग्बी इंडिया के द्वारा इसका आयोजन होता है। और आयोजनों के लिए प्रमुख स्थल जो बन गया ना, प्रमुख स्थल कौन सा बन गया है? प्रमुख स्थल जो है हैदराबाद बन गया है। तेलंगाना राज्य में भी इसके सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। कि रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण, सेकंड एडिशन जो है हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। अगला सवाल कि कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में मंजूर की गई है? कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में मंजूर की गई है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? किस किस राज्य में आयोजित किस राज्य में मंजूर की गई है? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? तो कलाई काली कलाई या काली सेकंड, ठीक है ना? ये कहाँ पर आए मंजूर हुई है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका? अरुणाचल प्रदेश। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, इसमें मंजूरी दी गई है। ये परियोजना है जो जल विद्युत उत्पादन के लिए बनाई जा रही है, जो बहते हुए नदी जल का प्रयोग करके बिजली उत्पन्न करेगी। ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो मेन यही है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए। और ऊर्जा भी कौन सी उत्पादन? नवीनीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में। तो पूर्वोत्तर भारत है, उसमें बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए, स्थानीय विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, और राष्ट्रीय ग्रिड को सुदृढ़ बनाने के लिए, जो राष्ट्रीय ग्रिड है, पावर ग्रिड है, उसको सुदृढ़ बनाने का इसका उद्देश्य है। ठीक है। तो कहाँ पर शुरू की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है। भारत का एक पूर्वी राज्य है ना। राजधानी क्या है? ईटानगर है इसकी। जो अरुणाचल प्रदेश हमारा स्टेट है, राज्य है, वो जल विद्युत क्षमता के लिए बहुत ही समृद्ध माना जाता है। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? ए आर रहमान को, कैलाश सत्यार्थी को, सोनू निगम को या श्रेया घोषाल को? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार भारत की प्रसिद्ध गायिका जो थी लता मंगेशकर, उनकी स्मृति में दिया जाता है। किनकी स्मृति में दिया जाता है? लता मंगेशकर की स्मृति में दिया जाता है। इसे उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने समाज, कला, संस्कृति या मानवता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। ठीक है। ये पुरस्कार है भारत के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पुरस्कारों में से एक है। सामाजिक कार्य, कला और राष्ट्रीय सेवा में योगदान को सम्मानित करता है। विभिन्न क्षेत्रों में महान व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। हम देखें कैलाश सत्यार्थी के बारे में, तो ये बाल अधिकार कार्यकर्ता, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट है। ये नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है इनको। किनको? कैलाश सत्यार्थी को। कब मिला था नोबेल शांति पुरस्कार? नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? 2014 में। मलाला यूसुफजई के साथ में मिला था इनको।
बच्चों के शोषण के खिलाफ वैश्विक आंदोलन के नेता रहे हैं और एक आंदोलन था जिनके संस्थापक रहे हैं किसके? बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ बचपन बचाओ आंदोलन, इसके क्या रहे? संस्थापक रहे ये, इसके संस्थापक रहे हैं। ठीक है। लता मंगेशकर की बात करते हो, भारत की पार्श्व गायिकाओं में प्रसिद्ध थी ये, प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं में से एक थी। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है मुंबई में दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल से जुड़ी मंगेशकर फैमिली है उसकी विरासत से संबंधित है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके लिए देखें हम कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो इसके लिए चुना गया कैलाश सत्यार्थी को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि इसरो ने गगनयान के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया है? इसरो ने गगनयान के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ पर किया है? चेन्नई, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा या कोयम्बटूर? कहाँ पर किया है उन्होंने? तो क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा श्रीहरिकोटा। इसरो ने गगनयान के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट श्रीहरिकोटा में किया है। ठीक है। तो श्रीहरिकोटा जो है यहाँ पर एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ पर अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। भारत का प्रमुख अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल है, प्रमुख प्रक्षेपण स्थल है। ठीक है। जो एयर ड्रॉप टेस्ट है ये गगनयान मिशन की क्रू मॉड्यूल रिकवरी सिस्टम की जांच के लिए किया जाता है। इसमें अंतरिक्ष यान के कैप्सूल को समुद्र या जमीन पर सुरक्षित उतारने की जो प्रक्रिया है उसका परीक्षण होता है। ठीक है। जिसमें क्या होता है पैराशूट सिस्टम और लैंडिंग सुरक्षा है उसकी जांच की जाती है। किस किस की? पैराशूट सिस्टम की, पैराशूट सिस्टम, पैराशूट सिस्टम की, पैराशूट सिस्टम और लैंडिंग सुरक्षा की जांच की जाती है। लैंडिंग सुरक्षा की जांच की जाती है। गगनयान मिशन का जो उद्देश्य है वो है भारत का भारत जो अंतरिक्ष यात्री भेज रहा है उनको पृथ्वी की निचली कक्षा में सुरक्षित भेजना, सुरक्षित वापसी प्रणाली को विकसित करना। और ये कहना भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि सुरक्षित वापसी प्रणाली को विकसित किया जाए और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में सुरक्षित भेजा जाए, लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है। तो श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर एक प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि आशा भोसले को पद्म विभूषण किस वर्ष दिया गया था? 2006, 7, 8, 9? किस वर्ष दिया गया था आशा भोसले को पद्म विभूषण? किस वर्ष दिया गया था? तो इसका सही आंसर है 2008। क्या होगा इसका सही आंसर? 2008। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका है आशा भोसले। उनको दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है पद्म विभूषण है। क्या है ये? दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये कब दिया गया था? ये 2008 में दिया गया था इनको। ये सम्मान उनको किसके लिए दिया गया था? उन्हें संगीत के क्षेत्र में असाधारण और दीर्घकालिक योगदान के लिए दिया गया था। आशा भोसले जी हैं, उन्होंने हिंदी सिनेमा में
बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने हजारों गीतों को अपनी आवाज दी, विशेष भाषाओं शैलियों में गायन किया इन्होंने। भारतीय संगीत को वैश्विक स्तर पर इन्होंने पहचान दिलाई। ठीक है। तो इनको ये संगीत के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो प्रदान किया गया 2008 में। हम बात करें तो इन पुरस्कारों की श्रेणी के बारे में, तो हमने पहले भी देखा था कि श्रेणी 3 श्रेणियों में ये दिया जाता है पद्म पुरस्कार। कौन कौन सा? एक तो पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और एक पद्म श्री। इन 3 कैटेगरी में ये दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिबा फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिबा फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 197, 98, 199, 2000वीं, सॉरी 200वीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 199। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 199, 199वीं। तो ज्योतिबा फुले जो है, इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 11 अप्रैल 1827 को। तो अभी 11 अप्रैल 2026 को इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? 199वीं। तो इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है? इनका महत्वपूर्ण योगदान है भारत में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना है। ये स्त्री शिक्षा के अग्रदूत रहे भारत में। स्त्री शिक्षा के अग्रदूत। ठीक है। जाति प्रथा, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया। इन्होंने अपनी पत्नी थी ना, ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी थी, क्या नाम? सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले के साथ मिल करके इन्होंने लड़कियों का स्कूल शुरू किया था। क्या कि इन्होंने लड़कियों का स्कूल शुरू किया। ठीक है। और इन्होंने स्थापना करी सत्य शोधक समाज की। सत्य शोधक समाज की इन्होंने स्थापना करी। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। ये आधुनिक भारत के महान सुधारकों में से एक माने जाते हैं। ठीक है। 11 अप्रैल को उनके सम्मान में विभिन्न राज्यों में जयंती मनाई जाती है। और इस पर कौन सी जयंती मनाई गई थी? 199वीं जयंती इनकी मनाई गई थी इस बार। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बन गया है? भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र। मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, मु- मुं- मुंद्रा पोर्ट, ये विशाखापट्टनम पोर्ट। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मुंद्रा पोर्ट। ठीक है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंद्रा पोर्ट कहाँ पे है? गुजरात में। मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बन गया है। 1 मिनट होल्ड करो।
तो भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा है? मुंद्रा पोर्ट, गुजरात। ऑटोमोबाइल में सभी आ जाएंगे, कार हो गए, ट्रक हो गए, दो पहिया वाहन हो गए, ठीक है। तो ये जो पोर्ट है बेसिक सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये गुजरात में है और अदानी समूह द्वारा इसको संचालित किया जाता है। अदानी समूह द्वारा इसको संचालित किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा निजी वाणिज्यिक बंदरगाह है। मल्टी कार्गो हैंडलिंग इसमें क्षमता है, ठीक है। भारत में अगर देखा जाए तो प्रमुख बंदरगाहों की भूमिका विदेशी व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संविधान का नवीनतम संस्करण किस भाषा में जारी किया है? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संविधान का नवीनतम संस्करण किस भाषा में जारी किया? मराठी, गुजराती, सिंधी, तमिल। क्या होगा इसका सही आंसर? किस भाषा में किया है? तो इसका सही आंसर होगा सिंधी भाषा में। किस भाषा में लॉन्च किया है? सिंधी भाषा में लॉन्च किया है। तो भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उनके द्वारा संविधान के नवीनतम संस्करण का विमोचन सिंधी भाषा में किया गया है। तो ये जो कदम है भारतीय संविधान को विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध करवाने और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो संविधान को ना क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवाना और भारत की बहुभाषिक संस्कृति को मजबूत करना, सभी नागरिकों के लिए संवैधानिक जानकारी को सुलभ बनाना, ये इसका मोटिव है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान को मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया था? तो मूल रूप में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। तो संविधान का उद्देश्य समानता, न्याय और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। भारत में संविधान के विभिन्न भाषाई संस्करण प्रकाशित किए जाते हैं, ठीक है। तो इस बार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संविधान का कौन सा जो नवीनतम संस्करण कौन सी भाषा में जारी किया है? तो वो था सिंधी भाषा में जारी किया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि सीडी गोपीनाथ किस खेल से संबंधित थे? सीडी गोपीनाथ किस खेल से संबंधित थे? सीडी गोपीनाथ किस खेल से संबंधित थे? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस? किस खेल से संबंधित थे सीडी गोपीनाथ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिकेट। अगर इनका बात करें सीडी गोपीनाथ का, तो इनका पूरा नाम है इनका पूरा नाम है सैयद कादिर दिलीप गोपीनाथ। ये बैट्समैन की भूमिका में, कभी कभी विकेट कीपर की भूमिका में इन्होंने अपना योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टी ट्वेंटी में 9 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? टी ट्वेंटी में 9 विकेट लेने वाली पहली महिला कौन बनी है? सोफी एक्लेस्टोन, लोरा कार्डोसा, एरेसा हेली या मैगलेनिक? तो कौन बनी है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोरा कार्डोसा। तो टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में 9 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर लोरा कार्डोसा बनी है। किस देश की है ये ब्राजील की है।
तो इन्होंने ये जो अचीवमेंट है या उपलब्धि हासिल करी है, ये इनके खिलाफ हासिल करी, लेसोथो के खिलाफ हासिल करी है। इन्होंने क्या किया, 3 ओवर में 4 रन दिए, 4 रन दिए और 9 विकेट लिए। ठीक है, 3 ओवर 4 रन दिए और 9 विकेट लिए। इस मैच में इनकी एक खासियत ये रही कि इन्होंने 5 गेंदों पर 5 विकेट, लगातार 5 गेंदों पर 5 विकेट चटकाए हैं, लगातार 5 गेंदों पर 5 विकेट चटकाए हैं। ठीक है, तो ये था आज का आखिरी सवाल। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू।